हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है अगस्त का पहला दिन यानी 1 अगस्त 2025। तो 1 अगस्त 2025 के हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के एडिटोरियल पेज को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो भी आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें दैनिक जागरण को प्रमुखता से पढ़ना है, वो भी राष्ट्रीय संस्करण को। और आप ये जान लीजिए कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के, आप नेशनल एडिशन को ही पढ़िए। जैसे अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो नेशनल एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो नेशनल एडिशन, या हिंदी में दैनिक जागरण पढ़ते हैं तो आपको नेशनल एडिशन को ही पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि प्रमुख समाचार समाहित होते हैं। कल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कितना प्रभावी होगा एनसीईआरटी को पढ़ना हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज का जो है ये हमारा दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें टोटल 4 आर्टिकल थे, जिसमें से हमने 2 आर्टिकल को समाहित इस वीडियो में किया है। आपको बता दें कि पहला आर्टिकल हमारा होगा जो महाभियोग की कार्रवाई जस्टिस वर्मा पर चल रही है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, संसद का क्या रोल हो सकता है, इस पर है। और दूसरा आर्टिकल है जो अभी 24 से 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है, इसमें अश्लील कंटेंट को लेकर, उस आर्टिकल को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले आर्टिकल्स यानी कि आज के मोटिवेशनल कोट से, और वो है स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। देखिए, दुनिया में अगर सबसे कोई सरल और सबसे कठिन कार्य है तो वो है अपने आप को खुश रखना। अगर आप अपने में खुश रहते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं। और अगर देखिए, सबसे आसान कार्य है, आप अपनी छोटी छोटी बातों में अपने आप को खुश कर लेते हैं या फिर छोटे छोटे कार्य करके अपने आप को खुश रखते हैं, तो ये सबसे सरल कार्य है। लेकिन विषम परिस्थिति आने पर भी अपने आप को खुश रखना ये बहुत टफ काम है, कि बहुत विषम परिस्थितियां हैं और तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं और अपने आप को एनर्जेटिक रखे हुए हैं, खुश रखे हुए हैं, तो ये सबसे कठिन काम है। खुश रहते हैं तो आपके आसपास एक पॉजिटिव वातावरण बनता है जो आपको मदद करता है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने में। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, घर की याद आती है, तो आप अपने आप को खुश रखिए, घर की अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिए, सब वहाँ पर अच्छा है और मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपके मन में ये रहना चाहिए, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ये आपके मन में होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि कितना बड़ा बदलाव आता है। आप इतना पॉजिटिव फील करेंगे कि चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। वहीं पर आप परेशान रहेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, वो चले गए, वो आ गए, वो कहीं और चले गए, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को अगर आप परेशान रखेंगे, डिमोटिवेट होंगे, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे और कुछ नहीं होगा और चीज़ें आपके लिए और टफ होती चली जाएंगी। यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर स्टेट पीसीएस, आरओ एग्ज़ाम इतने आसान नहीं होते हैं कि आप डिप्रेशन में रहकर, परेशान रहकर और तैयारी दोनों एक साथ कर लें। कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं तैयारी आपकी नीचे हो जाएगी, और अगर आप खुश रहेंगे तो तैयारी आपकी ऊपर चली जाएगी। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एक बार प्रयास करके रखिए, देखिए, अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए घूमने का, टहलने का। आप हफ्ते में 1 दिन बना सकते हैं जब आप वीकेंड कर सकते हैं। जैसे बहुत से वर्किंग लोग वीकेंड पर एंजॉय करते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं संडे को। तो एक हफ्ते में 1 दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को दीजिए ही दीजिए कहीं घूमने के लिए। और वैसे आप मॉर्निंग में उठिए, टहलिए, एक्सरसाइज करिए और फिर देखिए कितना पॉजिटिव वातावरण आपके चारों तरफ बनेगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है महाभियोग पर अपनी नाकामी देखे संसद। इस पूरे आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की कार्रवाई चलाई जा रही है, आज के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ दी गई है, और चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ न्यूज़पेपर में, और ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी और पढ़ाने में आसानी हो। अब ये देखिए, आज का जो पहला ही आर्टिकल है हमारा, महाभियोग पर अपनी नाकामी देखे संसद। इसमें बहुत सी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने
इसमें पॉइंट के तौर पर लिख लिया है, और जो एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें होंगी वो हम आपको इसमें बताते चलेंगे। तो महाभियोग की जो कार्रवाई होती है वो न्यायाधीशों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है। यहां पर आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल है वो सुरेंद्र किशोर ने लिखा है। सुरेंद्र किशोर कौन है? ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि उच्चतर न्यायपालिका के जजों के खिलाफ महाभियोग के मामलों में कुछ राजनीतिक दलों का रवैया बेहद निराशाजनक रहता है। मतलब महाभियोग ला तो देते हैं और उसमें एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम देश के में हैं, इस फील्ड में हम स्वच्छता चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं जब वो संसद पटल पर चीज़ें आ जाती हैं या राज्यसभा में वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर नेता हमारे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। कुछ राजनीतिक दबाव आ जाता है, क्षेत्रीय दबाव आ जाता है, वोट बैंक की राजनीति आ जाती है, ये सब बातें हावी हो जाती हैं कि ये देखा जाता है कि जिस पर महाभियोग चलाया जा रहा है वो है कहाँ का। अब मान लीजिए जिस पर महाभियोग चलाया जा, मान लीजिए जस्टिस वर्मा अगर बिहार के होते तो आपको पता होगा कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने हैं, तो ये कार्रवाई निश्चित तौर पर या तो टाली जाती या बढ़ जाती या फिर इन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाता। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो ये कार्रवाई यहीं पर स्थगित हो जाएगी। अगर जिस पर महाभियोग लाया जा रहा है अगर वो इस्तीफा दे दे तो ये कार्रवाई यहीं समाप्त हो जाएगी। जस्टिस वर्मा भी अड़े हुए हैं क्योंकि वो इस्तीफा देना ही नहीं चाहते हैं। अतीत के उदाहरण देखें तो संदिग्ध आचरण वाले न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग के मामलों में राजनीतिक दलों का रवैया हमेशा से ही ढीला रहा है। अब आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके लिए ये जो कार्रवाई, महाभियोग की कार्रवाई की जा रही है, क्या उसके उचित परिणाम निकल पाएंगे? क्या उनके साथ, यानी कि उनके पद के साथ, न्यायाधीश का जो पद होता है उसके साथ जजमेंट हो पाएगी? क्या न्याय हो पाएगा? लोगों का जो विश्वास है न्यायपालिका पर, जजों पर, वो बना रहेगा? ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें निकल कर आ रहा है। आगे बताया जा रहा है कि न्यायपालिका में सुनिश्चितता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि संसद में किसी जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया हो और वो पास हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग का ये संवैधानिक तरीका है। आप ये जरूर देखिएगा कि ये जो महाभियोग लाया जा रहा है ये एक संवैधानिक तरीका है। ऐसा नहीं है कि ये संसद का या फिर किसी पार्टी का ये तरीका है, ये संवैधानिक तरीका है। संविधान ने ये एक प्रारूप बनाया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार या किसी मामले में लिप्त हो जाता है जज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उसको महाभियोग के द्वारा इसमें हटाया जा सकता है। संसद में पहला महाभियोग प्रस्ताव जो है वो केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी, 1993 की बात हो रही है, उस दौरान आया था। यहाँ पर दिया गया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी का था और उन पर महाभियोग जब लगाया गया था तो बहुत उन पर गंभीर आरोप लगे थे। ये पूरी स्टोरी के तौर पर यहाँ बताया गया है। ये महाभियोग लाया कौन? देखिए, स्वामी को इसमें बचाया जाना था, ये भी इन्होंने, यानी कि सुरेंद्र किशोर ने बताया है कि इसमें स्वामी जी को बचाया जाना निश्चित था। माकपा के जो सांसद थे सोमनाथ चटर्जी, उनके द्वारा 10 मई 1993 को महाभियोग का प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया और इसमें लगभग 7 घंटे की बहस चली। रामास्वामी के वकील उस समय कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ने यह बोला कि इन पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वो समिति के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जो भी चीजें पास हुई वो समिति ने की हैं। अब समिति में रामास्वामी हैं तो इसका रीजन ये तो नहीं, इसका कारण ये तो नहीं माना जा सकता है कि रामास्वामी ने ही उन चीजों पर पूरी तरीके से हामी भरी हो। उसमें तो पूरी समिति ने हामी भरी थी। तो इसमें एक जज को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आरोपी बना सकते हैं? उन्होंने मुख्यतः यह बात कही कि खरीदारी का काम जस्टिस स्वामी ने नहीं, समिति ने किया था। अब इसमें 7 घंटे बहस चली थी और दूरदर्शन पर यह लाइव टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद 10 मई के बाद 11 मई को फिर कार्रवाई चली और ये 9 घंटे लगातार चली। चटर्जी ने इसमें चर्चा का जवाब दिया और चटर्जी यानी कि सोमनाथ चटर्जी ने जवाब दिया, और जब जब कपिल सिब्बल ने रामास्वामी के बचाव में कोई तर्क दिया तो कांग्रेस के जितने सांसद थे वो मेज को थपथपा रहे थे। आपने तो संसद में इस तरीके से मेज को थपथपाया जाता है कि हाँ, आपने अच्छी स्पीच दी, आपने अच्छी लाइन बोल दी, आपने विपक्ष के लिए अच्छा बोल दिया, ये सब मेज थपथपा कर बोला जाता है। तो जब कपिल सिब्बल जब जब इनका पक्ष ले रहे थे, कांग्रेस के लोग मेज थपथपा कर उसको बढ़ावा दे रहे थे। यानी कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है
तो आप उसको और उत्साहित कर रहे हैं ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं मेज थपथपाकर। ऐसा है नहीं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो ऐसे उड़ते उड़ते लग गए होंगे। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि प्रस्ताव आया 11 मई को, और ये 11 मई को ही प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि इनके जो पक्ष में मत पड़े थे 196 और विपक्ष में पड़े थे 205। इतना बड़ा, बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन ये बच गए थे। लोकसभा में भले ही रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जजों ने इनके साथ बेंच पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जब आप पर आरोप लगे हैं तो हम आपके साथ शीट शेयर नहीं कर सकते हैं, और ये उचित तरीका नहीं है कि आपको अगर किसी राजनीतिक दबाव में बचा लिया गया है तो आप निष्पक्ष होकर फिर से इस पर बैठ जाएं, ऐसा उचित नहीं है। तो इसमें यह भी बता दिया गया। अब आपको ये थोड़ा सा महाभियोग की कार्रवाई को भी तो बता दें। देखिए, भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रावधान है जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए अपनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4), 124(5) सर्वोच्च न्यायालय के लिए है ये, और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के लिए प्रयोग किया जाता है के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहां पर आपको ये प्रक्रिया पता चल गई। उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रस्ताव लाया कैसे जाता है। देखिए, संसद या लोकसभा में कम से कम राज्यसभा के 50 सांसद इस पर हस्ताक्षर करें, और लोकसभा के जब 100 सांसद इस पर हस्ताक्षर करते हैं और एक लिखित तो प्रस्ताव पेश किया जाता है, तब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। यानी राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सांसदों द्वारा जब ये प्रस्ताव लाया जाता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और अब आपको ये बताते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो राज्यसभा में पहले बहस कराना चाहते थे जस्टिस वर्मा की, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया। शायद उनकी नाराजगी का कारण ये भी रहा हो, तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे आर्टिकल में आपको हम बताते हैं कि अंततः 14 मई 1993 को जब उनके साथियों ने ही उनके साथ बैठने से मना कर दिया कि हम आपके साथ बेंच साझा नहीं करेंगे, तो उससे वो आहत हुए और 14 मई 1993 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा कोट किया कि लोकसभा में मेरे खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव गिर जाने से मेरे दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं होती है, साथ ही भविष्य में निहित स्वार्थों तत्वों द्वारा निंदा और उनके बेतुके बयानों से मैं तनिक भी विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं निर्भीक व्यक्ति हूं और ये भ्रष्टाचार का जो मुझ पर आरोप लगा था, मैं उस पर बरी हो गया हूं, फिर भी मैं अपने विवेक से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये बातें भी इसमें बोली गई। रामास्वामी पर हालांकि जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे। अब पूरे आरोपों को ये तो हमने समझ लिया कि इन पर कैसे चला, कैसे ये हटाए गए। अब ये आरोप क्या थे ये जान लेते हैं। देखिए, नवंबर 1987 से अक्टूबर 1989 के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रामास्वामी को वहां पर अपॉइंट किया गया था राजीव गांधी द्वारा, और उन्होंने अपने आवास और कार्यालय के लिए सरकारी निधि से 50 लाख रुपए के गलीचे और फर्नीचर खरीदे, और वास्तव में ये कीमत से ज्यादा खरीदे गए। मान लीजिए कीमत, ओवरऑल कीमत पड़ रही थी 30 लाख, तो उसको 25 लाख का बिल बनाकर पास किया गया, जिसकी कोई रसीद नहीं थी, कहीं से खरीदारी का कोई स्टैंप इत्यादि नहीं था। तो आपको ये हम बता दें कि ये जो खरीदारी की गई थी वो पूर्णतः गलत थी, झूठ थी। क्यों? क्योंकि खरीदारी की ही नहीं गई थी, सिर्फ और सिर्फ बिल पास किया गया था। फोन के बिलों का भुगतान भी कोर्ट के पैसे से किया गया। जितने भी बिल बने इनके, सारा भुगतान कोर्ट के पैसे से किया गया। अब आइए, चेन्नई स्थित इनका जो आवास था, एक तो निजी आवास था, उस आवास का जो फोन का बिल था जो 76,150 रुपए था, उस बिल तक को हाई कोर्ट के पैसे से चुकाया गया। इसके अलावा भी इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। अब देखिए, 76,000 एक आप निजी फोन, और उस समय 1987 और 90 में सोचिए 76,000, पहली बात तो कितनी बड़ी रकम थी, और जो फोन था वो बहुत गिने चुने लोगों के पास होता था, तो उसका बिल भी ये सरकारी खजाने से
पे करते थे। अब आते हैं इन पर, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। पंजाब और हरियाणा, पंजाब में खासतौर पर जो आतंकवाद जिस तरीके से फैला हुआ था, आतंकवादियों पर जितने भी मुकदमे थे उसकी सुनवाई के लिए कि एक पक्ष ये निर्भीक रूप से सुनवाई करेंगे, उसको देखकर इन्हें वहां अपॉइंट किया गया। अब हुआ क्या, जब इनको अपॉइंट किया गया, जितने भी संवेदनशील मामले थे जिन पर टाडा लगाया गया था आरोपियों पर, आतंकवादियों पर, वो धीरे 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 सब बरी होते चले गए। अब टाडा जिस पर लगा हो, सभी आरोपी कैसे बरी हो सकते हैं उस समय में, ये बड़ा गंभीर इन पर आरोप लगा। फिर फरवरी 1991 में राष्ट्रीय मोर्चा वामपंथी दलों और भाजपा के 108 सांसदों ने मधु दंडवते के नेतृत्व में लोकसभा में रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए। अब जब महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो इस पर 3 सदस्यीय एक समिति बनी। समिति के सामने भी रामास्वामी ने पेश होने से इनकार कर दिया। अब इस समिति में 3 लोग थे। जस्टिस सावंत के अलावा बंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे पीवी देसाई और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ओ चिन्नप्पा रेड्डी, ये शामिल किए गए थे। सावंत ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और बताया कि जो जस्टिस स्वामी हैं उन्होंने जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग किया, जानबूझकर पैसे की धांधली करी, जानबूझकर आतंकवादियों को इसमें पैसे लेकर या तो छोड़ा गया है या कुछ सहूलियतें दी गई हैं उनको। अब ये सहूलियतें कहीं ना कहीं पैसे को लेकर दी गई थी। तो ये सारी बातें जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जा रही थी। अब जब खिलाफ जाने लगी, वो फंसने लगे, तो जाहिर सी बात है इसमें उनका जो लिप्तता है, संलिप्तता है, वो कहीं ना कहीं इसमें दिखने लगी। अब जब हम आगे इसमें देखते हैं तब इन पर आरोप तो गंभीर लग गए और कहीं ना कहीं ये फंसने लगे। संसद में प्रस्ताव गिरने से न्यायपालिका में सुधार की गति धीमी पड़ गई। अब जब इन पर प्रस्ताव लाया गया, वो गिर गया, तो जाहिर सी बात है कि बल मिल गया एक तरीके से। जो लोग भ्रष्टाचार करते थे उनको कहीं ना कहीं इसमें बल मिल गया। वो आज भी है कि हम पर अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो गिर जाएगा। अब जस्टिस वर्मा का ही एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। जब इनके दिल्ली आवास पर, सरकारी आवास पर आग लगी तो बाहरी कमरे में अच्छे खासे नोट जल गए। नोट सरकारी आवास में आए कैसे, इतनी बड़ी संख्या में नोट कैसे आए? जब जस्टिस वर्मा से पूछा गया, पहली बात तो ये जांच समिति के सामने पेश ही नहीं हुए। हाई कोर्ट के जज हैं, इन्हें पता होगा कि इन सब मामलों से निकलते कैसे हैं, ठीक है। अब और इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर मेरे घर से नोट मिले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नोट मेरे हों। और वहीं पर एक आम आदमी के यहाँ से अगर 5 लाख रुपए निकल जाए कैश, तो उसे इनकम टैक्स को बताते बताते महीनों लग जाएंगे कि वो नोट लाया कहाँ से। लेकिन जस्टिस वर्मा ने इससे हाथ खड़े कर दिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत समिति बनाई और बोला कि नहीं, आपके यहाँ पाए गए हैं तो ये आपके ही होंगे। लेकिन जो न्यायाधीशों के कहीं ना कहीं इसमें नाम आते रहते हैं, अभी तक 2 न्यायाधीश इसमें फंसे हैं। एक तो सी रामास्वामी, जिनका हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, और एक है सौमित्र सेन, जिन पर 2011 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, संसद में पास हो गया था। राज्यसभा में जैसे ही वो प्रस्ताव लाया गया तो सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं पर बात खत्म हो गई। जब वो पद से खुद ही हट गए तो अब पद से हटाना क्या है। तो संसद में प्रस्ताव गिरने से न्यायपालिका में सुधार की गति धीमी पड़ जाती है और इससे न्यायाधीशों के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। इसमें निर्णायक पड़ाव पर कोई निर्णय नहीं निकलता है। मतलब ये लिखा गया है यहाँ पर कि कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है वो निर्णायक पड़ाव पर नहीं पहुंच पाते हैं। संसद की ऐसी विफलताएं अदालत में भ्रष्टाचार करने का कारक बन जाती हैं, क्योंकि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर ही लाया जा सकता है। जिला अदालतें और जो जिला अदालतें होती हैं, जो निचली अदालतें होती हैं, उनके जजों पर महाभियोग लाया नहीं जा सकता है। तो ये जो भ्रष्टाचार का लेवल है, वो जो स्तर है वो नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। अभी तो ये सिर्फ एक जस्टिस वर्मा सामने आए हैं, ऐसे कई जज जो हैं वो संलिप्तता में रहते हैं। आपको याद होगा एक व्यक्ति थे, रोहित नाम, अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, रोहित ही थे शायद, उन्होंने अपनी पत्नी के झूठे डाइवोर्स केस और कई केसों के वजह से, ये जालौन का मामला है, उत्तर प्रदेश जालौन का मामला है, उन्होंने वीडियो बनाकर
बताया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं और मुझे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि जज ने मुझसे सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए की मांग करी। और जो संतरी इत्यादि होते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, जो जज के आगे बैठते हैं, वो हर सुनवाई पर मुझसे 500 से 1000 रुपए लेते थे। डेट बढ़वाने के लिए मुझसे 5-5 हजार रुपए लिए जाते थे। तो मैं बिल्कुल इससे थक चुका हूं। और जो जज जो उसमें थी, लेडीज थी, कि मैं सेटलमेंट करा दूंगी लेकिन 5 लाख रुपए लूंगी। तो इतनी बड़ी चीजें, न्यायपालिका पर इतने आरोप लगे हैं, लेकिन जब चीजें बड़ी लोग होते चले जाते हैं तो न्यायपालिका पर विश्वास कहीं ना कहीं धूमिल होता है। लेकिन इस बार ऐसा रोड मैप, ऐसा एक विजन तैयार किया जाना चाहिए, एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया जाना चाहिए कि लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाए। तो ये हमारा आर्टिकल था और अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनलाइन अश्लीलता पर प्रहार। देखिए, ऑनलाइन कंटेंट जो है, ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर रितु सारस्वत ने, और जो हैं समाजशास्त्री। इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन अश्लील कंटेंट के दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं। ऐसी सामग्री के खिलाफ सरकार के साथ समाज को भी चेतना होगा। अब देखिए, सरकार तो इसमें रोक लगा रही है, लेकिन समाज को भी थोड़ा इससे बैकफुट पे आना होगा ना, कि हम क्यों ऐसे कंटेंट देखें। बच्चों, अगर बच्चे हमारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो हम निगरानी रख सकते हैं ना बच्चों पे, कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं इस पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपत्तिजनक एवं अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले ऐसे 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें कुछ श्रीलंका के भी थे, अदर कंट्री के भी थे, और इंडिया के तो ज़्यादा थे ही थे। उसमें एक जो प्लेटफॉर्म था वो बालाजी टेलीविज़न का था, जो आपका ये जितेंद्र जो हीरो हैं, उनकी लड़की जो हैं, उनका वो था, कंपनी का था। अब आप समझ सकते हैं कि नामी लोगों के OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस दिशा में बड़ी पहल की जा रही है कि जितने भी आप अश्लीलता परोसने वाले OTT प्लेटफॉर्म हैं, कंटेंट हैं, उन पर रोक लगाई जाए। एक शोध के अनुसार औसतन भारतीय युवा प्रतिदिन घंटे स्ट्रीमिंग मीडिया पर लगे रहते हैं। देखिए, OTT क्या हो गया है कि आप टीवी पे भी आराम से देख सकते हैं और मोबाइल में ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। तो यानी कि टीवी में जब आप देख रहे हैं, कुछ बचा तो आपने बाहर जाके मोबाइल में देख लिया। तो ये ना कहीं वो एक हैबिट से बन गई है, और जब उस पर अश्लील कंटेंट आता है तो ह्यूमन नेचर है कि आपका उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा जाग जाता है। अपने व्यावसायिक हितों के लिए यह प्लेटफॉर्म बच्चों को भी अपरिपक्व आयु में वयस्कता की तरफ ढकेल रहा है। देखिए, बच्चे जो हैं उनमें उत्सुकता ज़्यादा रहती है। जब ऐसे कंटेंट परोसे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता चेंज कर देते हैं। मानसिकता चेंज होती है तो ये कहीं ना कहीं बाल अपराध का रूप ले लेते हैं। तो इसी पर बताया गया कि जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थ केयर के एक अध्ययन के अनुसार 7 से 8 साल के कम उम्र बच्चों को स्क्रीन और वास्तविक जीवन में अंतर करना भी नहीं पता है, कि वो इसका अंतर कर पाएं कि ये दोनों में अंतर क्या है। लेकिन वो देखते हैं, और जब देखते हैं तो अंतर किए बिना OTT प्लेटफॉर्म की चीज़ों को सच मानते हैं और उसको निजी जीवन में इमेजिन करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अश्लील कंटेंट बच्चों और युवाओं के भीतर विषाक्तता को जन्म दे रहे हैं, और वह हिंसा तथा अश्लीलता को अपने जीवन में सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। अपने साथी के साथ या फिर पड़ोस में, घर में, कहीं पर भी उस चीज़ को वो इमेजिन करने लगते हैं और करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य को निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं। वर्ष 2024 में एक अध्ययन में पाया गया कि इंग्लैंड और वेल्स के बच्चों द्वारा किए गए दुष्कर्म को हम लोग और कुछ लोग और दुर्व्यवहार की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब इसमें अब लगातार वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 25 प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है, इस पर सख्तता से और चैनल्स पर रोक लगाई जानी चाहिए। और खास तौर पर जो फिल्में आजकल प्रसारित की जा रही हैं, हम हॉल वगैरह में जाते हैं देखने के लिए, उस पर भी थोड़ी सी रोक तो लगनी चाहिए। अमेरिका के 16 राज्यों ने अश्लील फिल्म दृश्य को समाज के लिए विषाक्त माना है। अमेरिकी राज्य युवा की सीनेट ने पोर्नोग्राफी को जन स्वास्थ्य खतरा बताया है। जाहिर सी बात है, जब अश्लीलता आती है तो कहीं ना कहीं कई चीज़ों को, अपराधों को साथ लेकर आती है। बच्चों को 16 वर्ष की आयु तक स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है आज के युग में? क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलते हैं, बच्चों की पहुंच पूरी तरीके से
मतलब डिपेंडेंसी हो गई है, बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा घूमते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर युवा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो क्या ये चीज़ संभव है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन या फिर डिजिटल मीडिया से दूर रखा जा सके? इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अश्लील फिल्में और जो भी ये माहौल है या अश्लीलता है जो माहौल बना रही है, एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जहां अश्लीलता को आधुनिकता माना जाता है। अब इस पर हालांकि कुछ नहीं बोला जा सकता है एजुकेशन चैनल पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है कि आजकल फैशन को आधुनिकता माना जाता है और फैशन के नाम पर क्या किया जा रहा है आप बखूबी जानते हैं। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल पेज का डिस्कशन था, जिसमें हमने 2 आर्टिकल को डिस्कस किया और आई होप आपने महाभियोग की प्रक्रिया और अभी तक महाभियोग और क्यों इसमें सफल नहीं हो पाता है, राजनीतिक दबाव क्या रहता है। आपको ये भी बता दें, जो सी रामास्वामी पर महाभियोग का जो केस ढीला पड़ गया था, उसको कम कर दिया गया था, उसका रीज़न ये था कि साउथ के हमारे वोटर्स न कट जाएं। वही एग्जाम्पल दिया था ना कि जस्टिस वर्मा अगर बिहार के होते तो कहीं ना कहीं इन पर भी ढिलाई दे दी जाती, लेकिन अभी देखिए क्या होता है कि है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल सकता है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और मोटिवेशनल वीडियो के लिए एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन इसकी आप हमारे चैनल से जुड़िए। इंस्टाग्राम पेज सक्सेस विद एकेडमी को ज्वाइन करिए ताकि जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।